गेट रिच के एक और स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाली हैं। जी हाँ, स्टॉक मार्केट्स में जीनियस की कैटेगरीज में एक नाम देवीना मेहरा का है। फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और चेयरपर्सन। आइए उनसे बात करते हैं। और देवीना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंडिया। आप दुबई से, आजकल आप दुबई में सेटल्ड हैं, हाँ वहाँ जी। से आप यहाँ पर आई और मेरे शो में आपने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अनुज। तो ये जो शो है हमारा गेट रिच, इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं मार्केट फिलोसफी की, थोड़ा पर्सनल लाइफ की, थोड़े लाइफ लेसन्स की, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा इजी रख सकें, क्योंकि टेलीविज़न के जो हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होते, स्पेशली टाइमिंग्स के। तो देविना मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा। क्या आप बचपन से ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं? क्योंकि आपका आईआईएम का ट्रैक रिकॉर्ड और यूनिवर्सिटी का ट्रैक रिकॉर्ड हमको सबको बताया। आईआईएम में आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, कॉलेज में शायद आपने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या बचपन से आप एक टॉप स्टूडेंट रही थी? हाँ, ये बात तो है अनुज। बचपन से पढ़ाई में तो अच्छे ही रहे थे और जबकि मैं क्लास में सबसे यंगेस्ट ही थी, क्योंकि एक बार डबल प्रमोशन मिला था। तो वो क्लास 1 में हम्म, जहाँ 6 साल के बच्चे होते हैं, वहाँ मैं 4.5 साल की थी। हाँ। तो और पढ़ाई में तो अच्छा किया थ्रू आउट, ये तो है। ओके, तो कंसिडरिंग जिस टाइम पर आप ग्रो अप कर रही थी, वैसे तो खैर हिंदुस्तान में आज भी शायद ये प्रिवेल करता है, क्या एक थोड़ी सी दिक्कत होती थी एक फीमेल स्टूडेंट होकर? आप कंसिस्टेंटली टॉपर रहती थी, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी आपको? देखिए, स्कूल तो मेरा गर्ल्स स्कूल था हम्म, और 10th तक भी, और 12th में दूसरा स्कूल था, लेकिन वो भी गर्ल्स स्कूल ही था। तो यूनिवर्सिटी तक तो कोएड में नहीं थे। और कुछ हद तक मुझे ये भी लगता है कि मैं इसकी हिमायती हूँ कि गर्ल्स स्कूल में पढ़ने की। क्योंकि जब आप गर्ल्स स्कूल में होते हैं, तब कोई आपको ये नहीं, आप कभी दिमाग में भी नहीं आता कि आप मैथ्स नहीं कर सकते, साइंस नहीं कर सकते, हम्म, लीडरशिप नहीं है, या आप चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब कुछ कर ही रहे हैं। कभी हम्म, किसी ने ये सवाल ही नहीं उठाया कि आप कर सकते हैं या नहीं। तो वो एक अच्छा माहौल रहता है, जहाँ आप में एक तरह से शायद मेरे घर का माहौल तो उस तरह का नहीं था, लेकिन बहुत सारी लड़कियों के लिए घर का माहौल तो होता ही है, जहाँ लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। तो स्कूल में तो कम से कम वो पूरा खुल के सामने आ सकती हैं, तो वो मेरे ख्याल से तो अच्छा ही रहा। तो कोविड के बजाय आप कहेंगे कि गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया ज़्यादा अच्छा रहेगा? हाँ, बिल्कुल। मेरा मेरा ये मानना है। हाँ। और फिर जहाँ यूनिवर्सिटी में तो खैर कोएड था, वहाँ तो टॉप किया। वहाँ तो शायद उतना नेगेटिव फीलिंग नहीं थी, लेकिन आईआईएम में जब टॉप किया, हम्म, पहले वर्ष में ही जब सब लोग एक ही सब्जेक्ट्स लेते हैं, उसमें हम्म, टॉप किया, तो लड़कियां तो बहुत खुश थीं। हम्म, लड़कों को बुरा लगा कि लड़की कैसे आगे निकल गई। तो ये सोच तो है, हम्म, अभी तक भी मेरे ख्याल से पूरी तरह तो नहीं गई है। हम्म, और उस समय तो मुझे लगा था कि लड़की लड़का का बात ही क्यों आती है, ये हम्म, तो इस अचीवमेंट में तो उसका कोई जेंडर एग्नोस्टिक है। हम्म, लेकिन अब मैं वो लड़की वाला चीज़ थोड़ा हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि जो यंग लड़कियां हैं, यंग विमेन हैं, उनके लिए ये रोल मॉडल होना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी हम्म, थोड़ा सा एम्फसाइज करती हूँ इस चीज़ को। जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मेरे लिए तो लगता था ये हम्म। इररिलेवेंट है। ओके, क्योंकि आईआईएम में क्या ट्रेडिशनली जो टॉपर्स थे वो ज़्यादातर बॉयज़ रहते थे? क्या एक ये धारणा बन गई थी कि ऐसे में एक लड़की ने आके कैसे टॉप किया? तो क्या उसकी कुछ दिक्कतें, अगर आप बता सकें कि किस तरीके की दिक्कतें फिर आपने आईआईएम में दिक्कत फेस तो की? कुछ नहीं आती है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हम्म, दिक्कत तो खैर क्या आएगी, लेकिन हम्म, लड़की थी, आई वॉज द यंगेस्ट ऑल्सो, हम्म, सबसे छोटी थी उम्र में भी। हम्म, और मैं इंजीनियर भी नहीं थी, मैं हम्म, बीए करके आई थी। तो वो सब चीज़ें कुल मिला के तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा स्टूडेंट टॉप कर सकता है, और ऊपर से लड़की। तो वो हम्म, तो है ही। अभी तक भी ये बात तो है। अभी तो स्टडीज़ इवन यूएस में ये दिखाती हैं कि अगर एक फैमिली में भी जब वाइफ की इनकम फैमिली इनकम के 40% से ज़्यादा होने लगती है, तो हस्बैंड की टेंशन बढ़ने लगती है। तो आज तक भी इवन यूएस में भी? इवन यूएस में भी, तो आज तक भी हम्म, आदमी लोगों को हाँ, ज़्यादा अपने से सफल किसी भी क्षेत्र में हम्म। लड़की या वाइफ या कुछ भी पसंद आता नहीं है। ऐसा क्यों? लेकिन मैं, अगर मेरी वाइफ अगर बहुत आगे पहुंच जाएगी तो मैं तो खुश होऊंगा कि चलिए ठीक है। होना भी चाहिए, हाँ, होना भी चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये, क्या इसकी वजह से आप थोड़ा सा एक फेमिनिज्म, क्योंकि आपकी ट्वीट्स वगैरह में भी काफ़ी झलकता है, और मैं कहीं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था,
आपको दिक्कत आती है अगर व्हाट्सएप में कोई भी इवन सेक्सिस्ट जोक भी शेयर हो जाए तो आपको बहुत बुरा लगता है उसकी वजह से? ये बहुत बुरा नहीं लगता, हाँ। हर बार मैं कहती भी नहीं हूँ, लेकिन जब बार-बार ऐसा होता है तो फिर एक आध बार कह देती हूँ। तो फेमिनिस्ट का जहाँ तक सवाल है अनुज, मैं इन्वेस्टिंग के लिए कहती हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर, बट मैं तो बचपन से ही फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर रही हूँ। तो हुँ, मुझे तो 10 साल 11 साल की उम्र में भी आई वाज़ अ फेमिनिस्ट। तो हुँ, उस समय तो थोड़ा ज़्यादा मिलिटेंट थी आज से। अगर मैं वो हुँ, मतलब 10 साल से लेके अपनी हाँ, टीनेज देखूँ तो हाँ, पेपर में, मैगज़ीन में कहीं भी कोई चीज़ मुझे हुँ, सेक्सिस्ट लिखती लगती थी तो मैं हुँ, तो फटाफट लेटर टू द एडिटर लिखती थी। हुँ, उसमें काफ़ी सारे छपे भी, काफ़ी पे कंट्रोवर्सी भी होती थी। हुँ, और लेकिन मुझे लगता था कि जैसे कि मुझे बचपन से ही था कि शादी के बाद मैं नाम नहीं चेंज करूँगी, कन्यादान नहीं होगा मेरी शादी में, ये सब तो मुझे बचपन से ही था कि ये हुँ, तो मतलब इसमें मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आती कि अपना नाम क्यों चेंज करना चाहिए और ये हाँ, सब हाँ। तो वो चीज़ें तो शुरू से ही थी। नहीं, नहीं, बिल्कुल एक्चुअली सबको फेमिनिस्ट होना चाहिए। मैं तो ख़ैर खुद बिल्कुल। मैं एक चीज़ कहूँगा कि लाइफ़ में पिछले 2-3 साल में जो एक चीज़ मैंने सीखी है कि फेमिनिज़्म इज़ अ गुड ट्रेट जो लोगों में होना चाहिए। फेमिनिज्म का तो मतलब ही अनुज खाली ये है कि सब लोग बराबर हैं। बिल्कुल। फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप एंटी मैन हो या ऐसा कुछ नहीं है, पर हुँ, सब लोग बराबर हैं, हुँ। इतना साधारण सी बात है। देवीना मैम आप एक चीज़ कहेंगी कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मुझे वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेंड है। जैसे मैं अपनी ऑडियंस देखता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मेरा पूरा कंटेंट होता है। 94% मेन है, 6% विमेन है। क्या इसको चेंज होने की ज़रूरत है आपके हिसाब बिल्कुल से? चेंज होने की ज़रूरत है। मेरे लिए तो ये एक तरह से कॉज़ है जिसके लिए मैं बार-बार बात भी करती हूँ, हुँ, वीडियो भी बनाती हूँ, लोगों को समझाती भी हूँ हुँ, कि अ, जो फीमेल ऑडियंस है, चाहे लड़कियाँ हों, बड़ी उम्र की औरतें हों, किसी भी उम्र की औरतें हों, मैं देखती हूँ कि लोग अपना फाइनेंस खुद नहीं मैनेज करते। हुँ, ये महिलाओं में ये धारणा रहती है कि हम ये नहीं कर सकते। एक हुँ, तो ये रहती है कि हमारे जो परिवार के पुरुष हैं उनको हमसे ज़्यादा आता है, जबकि बिल्कुल। वो बात सच कई बार होता है, सच है भी नहीं। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, कॉन्फिडेंस डज़ नॉट इक्वल कॉम्पिटेंस। हुँ, तो आपका हस्बैंड या फादर या भाई जो अगर बोल रहे हैं कि उनको आता है, ज़रूरी नहीं कि उनको पहली बात है आता ही हो। बिल्कुल। और अगर जो आपको सीखना है, अब सीखने के बहुत सारे साधन हैं, आप सीख सकती हैं, वो एक बात है। दूसरी बात एक ये भी रहती है कि महिलाओं पे बहुत भार रहता है। आप हुँ, अगर प्रोफेशनल है, घर के बाहर भी काम कर रही हैं, घर के अंदर भी आप पे आपके ही सर पर है सब कुछ। चाहे आपके पास हेल्प है भी घर पे, खाना कोई और भी बना रहा है तो क्या चीज़ ख़त्म हो गई है और मेन्यू क्या है, ये सब बच्चों का शेड्यूल क्या है, बड़ों की दवाई क्या है, वो सब आपके सर पे है। तो बहुत चीज़ें महिलाओं के सर पे रहती हैं। उनको लगता है कि ये एक काम इन्वेस्टमेंट का हस्बैंड खुशी-खुशी करता है, उसको करने दो। हुँ, तो ये गलत सोच है। हुँ, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे इक्विटी मार्केट में आएँगे तो कभी ना कभी लॉस होगा। अब महिला वो लॉस करेगी तो घर वाले बोलेंगे तुम तो बेवकूफ़ थी, तुमको आता नहीं था, क्यों हाँ, किया? हाँ, जबकि हस्बैंड अगर लॉस करता है तो पार्ट ऑफ द बहुत गेम। हाँ, 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 बहुत बार वाइफ़ हाँ, क्वेश्चन भी नहीं करती है कि हाँ, घर की शांति भंग होगी। हाँ, तो ये बहुत सारे मोस्टली मेंटल बैरियर्स हैं, आपके बिल्कुल। दिमाग के बैरियर्स हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप अपने फाइनेंस खुद नहीं मैनेज करेंगी, हुँ, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तब तक रियल हुँ, इंडिपेंडेंस नहीं है अब। बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली एक जयपुर गया था, वहाँ पर मुझे बुलाया गया था एक जगह पर। तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, जबकि मुझे वो चीज़ काफ़ी नॉर्मल लगी थी और मैं उस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। मुझसे किसी ने पूछा कि सर अब मार्केट का टाइम बढ़ने वाला है, अब इवनिंग में भी ट्रेडिंग हुआ करेगी। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरी वाइफ तो ट्रेडिंग करती हैं। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो गया तो फिर शाम को मुझे खाना कौन देगा? तो 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 मैंने बोला कि आप एक काम क्यों नहीं करते? आप उनको ट्रेनिंग करने दीजिए, खाना आप बनाइए। हो सकता है वो आपसे बेटर ट्रेडर हों और आप उनसे बेटर कुक हों। तो इस बात पे मुझे वैसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। लेकिन ये मतलब घर में ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई किसी घर में वाक़ई में पुरुष के अंदर ज़्यादा अच्छी कॉम्पिटेंस है फाइनेंशियल, किसी घर में हो सकता है कि महिला के अंदर ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस हो। हाँ, और जहाँ तक थी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो घर की ज़िम्मेदारी होती है, वो जो महिलाओं पे बहुत ज़्यादा रहती है, हुँ, उस चीज़ के मैं खिलाफ़ हूँ। बचपन से ही मैं खिलाफ़ थी, तो मैंने तो हमेशा से ही शादी से पहले भी ये बोला था कि घर का काम आधा-आधा होना चाहिए। हुँ, खाली काम ही नहीं, सोच ये, अगर कोई पुरुष ये कहता है कि मैं अपनी
वाइफ की हेल्प करूँगा घर पे। हम्म, तो इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि काम तो उसका है, मैं उसकी थोड़ी सहायता कर दूँगा। हम्म, लेकिन काम क्यों उसका है? सब लोग घर पर रह रहे हैं तो काम क्यों उसका है? हम्म, तो ये सोच बदलनी है, ये बहुत। और इसीलिए आप देखिए भारत में महिलाओं उतना ज़्यादा बाहर काम नहीं करती। जो हम्म, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो हम्म, बहुत ख़राब है। हम्म, मतलब आप बाकी विकसित देशों को तो जाने दीजिए, पाकिस्तान से भी नीचे है, श्रीलंका बांग्लादेश से भी नीचे है, सबसे नीचे है। और उसके पीछे ये कारण है कि घर का भार महिला पर रहता है। तो हम्म, वो चीज़ जब तक आप, इसीलिए मैं कहती हूँ कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट में हम्म, जो कामकाज की जगह है वहाँ चीज़ें बदलनी तो एक चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम्म, आपको समाज को, परिवार को वहाँ बदलाव की ज़्यादा ज़रूरत है। इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड किया जाए एज डेविल्स एडवोकेट, तो क्या ये भी सही होना चाहिए कि घर चलाना या पैसा कमाना भी सिर्फ मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उतना ही अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन वाइफ की तरफ से भी आ सकता है तो वो भी होना चाहिए हाँ, बेसिकली? होना चाहिए अगर लेकिन आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो घर के बाहर भी काम हंड्रेड करे और परसेंट घर का भी सँभाले। मैंने तो कई बार ये अपने ग्रुप्स में भी पूछा है हम्म, कि पुरुषों से कि हम्म, आप लोग में से कितने हैं जो अपने माँ-बाप की दवाई का और खाने के बारे में अपनी वाइफ़ से ज़्यादा जानते हैं? चाहे आपकी वाइफ़ घर के बाहर काम करती हैं या नहीं। हंड्रेड आज तक परसेंट भी मुझे एक एक पुरुष ने नहीं कहा कि अपने अपने माँ-बाप का, लड़की के माँ-बाप का तो आप जाने ही छोड़ दीजिए। दीजिए, हाँ। तो आप वो भी नहीं जानते हैं। हाँ, सब वो फिल्म आई थी ना कि वो कि दवा छोड़ो मेरी बीमारी बता दो। शायद वो भी नहीं पता होता। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। हिंदुस्तान में कहते हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट्स में वो काफ़ी ख़राब है। अगर ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी तो आपको लग रहा है कि शायद वो इम्प्रूव हो सकता है? क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी रीसेंट मेमोरी रही है, कि शायद विमेन ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और शायद स्टॉक मार्केट में अगर ज़्यादा विमेन पार्टिसिपेंट्स होंगी तो क्या सक्सेस रेशो आपको लगता है कि एक्चुअली बढ़ सकता है? देखना पड़ेगा। वैसे तो इंटरनेशनली जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें तो ये होता है कि महिलाओं का सक्सेस रेट बेटर रहता है, लेकिन पुरुषों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। ट्रेडिंग में भी महिलाओं का सक्सेस रेट बेटर है मेन से? मुझे अभी मार्केट्स में, उसका मार्केट्स में। मार्केट्स, हाँ, मार्केट्स की मैं बात कर रही हूँ कि हाँ। महिलाओं का सक्सेस रेट बेटर होता है, बट पुरुषों का कौन? कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। ओके, चलिए, तो ये खैर आपसे बात हुई इस सब्जेक्ट को लेकर। उसके अलावा कोई और खास मेमोरीज आपकी आईएएम को लेकर? आपने आईएएम से गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद आपने शायद सिटी सिटी ज्वाइन किया, बैंक, सिटी बैंक सिटी जो, बैंक ज्वाइन किया, हाँ और जी। आई थिंक 3-4 साल के अंदर ही आपने डिसाइड कर नहीं, लिया कि 7 साल थे वहाँ। 7 साल में आपने डिसाइड कर लिया कि बस अब नौकरी बहुत हो गई, अपना खुद का काम करना है? तो देखिए, जब ग्रेजुएट किया था तब सिक्योरिटीज रिसर्च नाम का कोई जॉब या कोई करियर था ही नहीं। हम्म, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी भारत में, थी ही नहीं। हम्म, तो वो जब ग्रेजुएट किया तो बैंक्स को अप्लाई किया था। पहले ही सिटी बैंक नंबर 1 माना जाता था, वहाँ नौकरी मिल गई और कहीं इंटरव्यू ही नहीं दिया। तो पहले मैं वहाँ पर थी, तब वो मर्चेंट बैंकिंग कहलाता था, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहलाता है, यही सब पब्लिक इशू और इस तरह के जो तो वहाँ उस डिपार्टमेंट में मैं 5 साल रही। वो रहना मैं 2 ही साल चाहती थी कि अब सीखना बहुत कम हो गया है, पर वो होते-होते 5 साल खिंच गया। और उसके बाद मैं 2 साल रही कॉर्पोरेट क्रेडिट में, जो कि अच्छी ट्रेनिंग थी क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ के बारे में जानने को मिला। हम्म, और एक फ्रेमवर्क के हिसाब से भी वो अच्छी ट्रेनिंग थी, क्योंकि आप बैंकर हैं, तो वो कंपनी जितना भी अच्छा करे, आपने तो जो उसको दिया है वो इतना ही वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगा अगर 100%, कंपनी हाँ, ने बहुत हाँ, अच्छा किया। तो हाँ। एज अ बैंकर आपका फोकस ये रहता है बस कि रिस्क क्या है, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, डाउनसाइड क्या है। हम्म, तो वो अच्छी ट्रेनिंग थी, क्योंकि आप सीधा अगर इक्विटी रिसर्च में आते हैं तो आपको तो सभी कुछ अच्छा लगता है। हम्म, कंपनीज तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। हम्म, तो वो आपका फोकस रहता है कि हाँ रे, ये कंपनी तो बहुत ही अच्छा करेगी। तो ये जो बैंकिंग की ट्रेनिंग थी उस लिहाज से अच्छी थी। तो उसके बाद जो हुआ कि एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट आया जिसमें उन्होंने मार्केट ओपन की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि हमको लगा कि अब बाज़ार बदलेगा। हम्म, अभी तक जो पुराने ट्रेडिशनल ब्रोकर थे, अब उसकी बजाय कुछ प्रोफेशनल काम का की इज़्ज़त होगी। सब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे यहाँ पर, तो वो एक चीज़ थी। मतलब सिटी बैंक से मैं जाना तो चाहती थी काफ़ी समय से, तो ये एक चीज़ थी। फिर दूसरी चीज़ थी कि उस समय एनएसई तो थी नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि हम लोग
71 नए मेंबरशिप देंगे प्रोफेशनल्स को। और वो उन्होंने उस समय डिस्काउंट पर वो कार्ड हाँ, निकाला तो था। उस समय मार्केट प्राइस कार्ड का 2 करोड़ था, ये 55 लाख पे था। 55 लाख भी बहुत बड़ा रकम थी। अमाउंट था। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बट हाँ एटलीस्ट वहाँ से तो एक हाँ चौथाई था। तो हाँ। लोगों ने तो मुझे कहा कि आप अप्लाई भी नहीं करो, आपको मिलेगा नहीं। बीएसई ब्रोकर्स क्लब है, उनके भाई-भतीजे बहुत हैं जिनको वो अपने इस रेट पे देंगे कार्ड। तो मैंने कहा अप्लाई तो करते हैं, देखा जाएगा। सो मैं जो एक बोलते हैं ना विजुअलाइजेशन ऑफ गोल, तो मेरे हिसाब से वो बीएससी कार्ड जो बिल्कुल कहीं ऊपर नजर आता था, हाँ, वो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि दैट विजुअलाइजेशन ऑफ गोल्स वर्क। तो समहाउ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। जो आपको बोल रहे हैं कि 5 साल मर्चेंट बैंकिंग में लगाए, जो नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन जब इसके लिए अप्लाई किया तो वो कैपिटल मार्केट एक्सपीरियंस आपको चाहिए था। तो बैंकिंग में यही एक डिपार्टमेंट था जो काउंट करता था एज कैपिटल मार्केट एक्सपीरियंस, तो वो था। उसके बाद उन्होंने खैर बीएससी के ब्रोकर्स ने ट्राई किया नहीं देने का, जितना भी उनसे बन पड़ा, लेकिन आखिरी में मुझे 2 एक्स्ट्रा मार्क मिले अपने आईआईएम के गोल्ड मेडल के, जो मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा मतलब उनके स्कोरिंग सिस्टम में है कि इसके लिए एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। तो उससे मैं आई वाज ओवर द कट ऑफ, तो मिल गया कार्ड मुझे। तो उसके बाद तो खैर एफआईआईज आए तो हम लोग और उस समय कार्ड भी प्रोप्राइटरशिप ही होता था, कॉर्पोरेट कार्ड का कोई सिस्टम नहीं था। तो वो मैसर्स देवीना मेहरा के नाम से ही वो बीएसई कार्ड था। फिर एनएससी आई, फिर बाद में कॉर्पोरेट मेंबरशिप भी आई। तो उसके बाद 90s में तो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का काम था, लगभग सभी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ही हमारा डीलिंग था, इंडियन से काफ़ी कम ही था। तो वो 90s भर वो रहा। तब सिक्योरिटीज़ रिसर्च का नया ही डिसिप्लिन था, किसी को ना मार्केट में मालूम था ना कंपनीज में मालूम था ऐसा। ये आप एनालिस्ट मीट तो जाने दीजिए या इन्वेस्टर रिलेशंस डिपार्टमेंट तो जाने दीजिए, बहुत सारी कंपनी से फ़ोन करो कि मिलने आना है, वो लोग सीधा ही मना कर देते थे। हम लोग को नहीं मिलना, क्यों मिलें, आप हमारी एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत से बहुत एजीएम में आ जाइए। उसके आगे स्पेशली जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे वो तो ऐसे ही करते थे। तो उस समय तो बहुत धूल फाकी और सारी चाहे हैदराबाद हो, एनसीआर हो, कहीं भी हो, वो सब उसके बाहर जा जा के सब एक एक कंपनी से मिलना। कई बार कंपनी नहीं मिलती थी तो मैं तो फैक्ट्री पे पहुंच जाती थी कि कोई हाँ। तो मिलेगा, कोई कुछ बताएगा। बल्कि लेकिन आप कभी भी इससे वो निराश नहीं हुई? आपका इक्विटी रिसर्च में कॉन्फिडेंस था कि ये स्पेस बड़ी बनने वाली है? मतलब अब कितनी बड़ी बनेगी ये तो नहीं कह सकते थे, बट ये नई फील्ड है, इंटरेस्टिंग फील्ड है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कुछ नई चीज़ सीखने में। तो ये नई फील्ड है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ फॉरेन ब्रोकर्स भी आए थे यहाँ। तो मुझे पहले तो लगा कि अब ये लोग 50 साल से 100 साल से अमेरिका में कर रहे हैं रिसर्च, तो इनको बहुत आता होगा। पर मैंने जो पहली कुछ रिपोर्ट्स देखी, मैंने कहा ये तो बेकार है, इसमें मुझे मुझे ना मतलब इनका जो लिख रहे हैं उसमें ना मज़ा आ रहा है ना कंटेंट अच्छा है, तो इसको तो जाने दीजिए। फिर मैंने तो किताबों से ही पढ़ना शुरू किया। कई बार तो यहाँ तक कि मैं जो अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं उनसे भी पूछती थी कि वैल्यूएशन की अच्छी किताब बताओ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो समझने के लिए अच्छी किताबें बताओ। तो वहाँ से मैंने तो पूरा अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखा। बचपन से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडर रही हैं। हाँ, 4 साल की उम्र से। हाँ, तो 4 साल की उम्र से आपने हाँ हाँ, बुक्स, हाँ। मतलब तो क्या बर्थडे पे भी आप बुक्स ही माँगती थी? हमेशा बर्थडे पे वो एग्जाम में टॉप करने का, हर चीज़ का मेरे लिए तो किताबों के अलावा आज तक भी। मेरा तो अभी पिछले बर्थडे पे मैंने अपने सब गेस्ट को भेजा कि या तो गिफ्ट ना लाओ, अगर लाना ही है तो तो बुक्स लाना, बुक्स लाना। चाहे पढ़ी हुई किताब घर से ले आओ हाँ, लेकिन हाँ। तो तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर किसी की वीडियो लाइब्रेरी उसकी बुक लाइब्रेरी से छोटी है तो मतलब उसके साथ दोस्ती मत रखो। मानती हैं आप इस बात को? तो वीडियो कितनी बुक्स हैं आपके पास? अब तो काफ़ी कुछ किंडल पे लेते हैं। हाँ। तो बट इवन 10 years अगो आई थिंक जब एक बार कैटलॉग कराया था तो 2000 के करीब किताबें तो थी घर पे। पढ़ी हुई किताबें नहीं, 2000? सब सब पढ़ी नहीं थी। अभी अभी भी हमेशा आप खरीदते ज़्यादा हो, हाँ, पढ़ते कम हो। हाँ, कई बार लगता है कि अभी जब तक इसमें से आधी पढ़ नहीं लें और किताब नहीं खरीदेंगे, पर वो टेम्पटेशन रहता है। कोई बोलेगा अरे बुक फेयर है, तो लगता है चलो चलते ही हैं और हाँ, कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। हाँ। तो इवन स्कूल में भी होता था कि वो जो होते हैं ना ऐसे कि इफ़ यू विन अ लॉटरी या तो आप क्या करेंगे, तो मेरे लिए तो 2 ही चीज़ें होती थी बुक्स। कि बुक्स एंड ट्रैवल। ओके। हाँ, कि बुक्स एंड ट्रैवल। हाँ, बस। ट्रैवल भी आपको मतलब अभी भी शौकीन है आपको, आप ट्रैवल के? मैं तो शौकीन तो हूँ, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई मेरा ट्रैवल बहुत कम हो गया। तो हाँ, लास्ट 20 साल कहें तो हाँ, एकदम मैं जो इतनी छुट्टियां मनाने से एकदम ही कम पे आ गया। बिल्कुल।
आपकी डॉटर ऑब्वियसली काफ़ी प्यारी डॉटर, लेकिन वो स्पेशल नीड्स जी। किड, तो उससे आपने क्या सीखा और उसके साथ उनके साथ क्या बॉन्डिंग है आपकी? बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रांग है। मैंने तो बहुत साल उसके लिए कोई हेल्प भी नहीं रखी, तो मैं खुद ही उसकी देखभाल करती रही जब तक हम्म, वो 13-14 साल की थी। तो उसका मतलब ये था कि कई साल थे मैं जहाँ घर से निकली ही नहीं, एक हम्म, तरह से आप कह लीजिए। तो मैं घर से ही काम करती थी और उसकी देखभाल करती थी। और ऐसा था कि मैं हफ्ते में समझ लीजिए 2 घंटे के लिए बाहर जाती थी, एक लंच के लिए, इस बस इतना भर। तो और उसको लेके बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए सारी दुनिया घूमी। तो उस हिसाब से तो क्या ट्रैवल किया, चाइना, यूक्रेन, 2 बार 6-6 महीने यूएस में रहे, और यूएस में भी मेन सिटीज़ में नहीं, एकदम रिमोट जगहों पे। तो हरिद्वार में कई महीने रहे। तो वो तो सब किया। ये सब माँ बाप ही कर सकते हैं बच्चों के लिए, और उसके बाद शायद आपको रियलाइज होता है कि हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए क्या क्या किया या होगा, है ना? हाँ, लेकिन माँ ही ज़्यादा। और मेरी माँ ने भी उतना ही किया जितना मैंने किया अपनी हम्म, बेटी के लिए। बहुत समय तक तो मेरी हम्म, माँ ही मेरे हम्म, से ज़्यादा ही कर रही थी। बिल्कुल। तो वो भी ओके, देखिए ना मैम, आपने बात की रिसर्च हाउस की, एक चीज़ आपने हमेशा कही और हमेशा आपका एक व्यू, अभी आपने खुद कहा कि बैंकों का बिजनेस तो वैसे बड़ा ख़राब होता है। मतलब आपको चाहे बिजनेस कितना भी अच्छा करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ही मिलना है, और गलती से बिजनेस डूब गया तो आपका पैसा डूबने का भी रिस्क है। लेकिन इसके बावजूद जो आपकी सबसे ज़्यादा चर्चित रिपोर्ट रही, वो थी एचडीएफसी बैंक पर। मेरे ख्याल से शायद पहली कवरेज थी वो एचडीएफसी बैंक पर, और आपने तब शायद आर्नल्ड का एग्जाम्पल हाँ, यूज़ वो किया था। उसके कवर पे एक बेबी की फ़ोटो थी हाँ, कि यहाँ पर है वो अभी। ये हाँ, आईपीओ के लगभग 1 साल बाद की रिपोर्ट है। तो हाँ, उसमें एक बच्चे की फ़ोटो है बेबी की कि हाँ, ये यहाँ पर है, और फिर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर था कि यहाँ होगा। हाँ, दिस इज़ वेयर इट विल बी। हाँ, सो यस, बट सी बैंकिंग एज अ बिजनेस, बैंकिंग या लेंडिंग का कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, उसमें एक फंडामेंटल चीज़ है कि आपकी नेगेटिव सरप्राइज ही आएगी। हुँ, पॉजिटिव सरप्राइज का स्कोप उससे बहुत कम रहता है। हुँ, और बाहर बैठे आप जज नहीं कर सकते हो कि कब आएगी, किस चीज़ में आएगी नेगेटिव सरप्राइज, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि कौन सा लोन खराब होगा या हुँ, किस टाइप के लोन खराब होंगे। आपको बाहर बैठे क्रेडिट बुक नहीं मालूम है। तो वो एक चीज़ है। ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के टाइम एक अलग चीज़ थी कि 100% शेयर पीएसयूज के पास था। तो अब पहली बार अच्छे प्राइवेट बैंक्स आ रहे हैं तो कुछ शेयर वो ले जाएंगे, वो तो था। प्लस एचडीएफसी बैंक ऑल्सो हैड कि दे ऑलरेडी हैड अ ब्रांड नेम, मतलब हुँ, एचडीएफसी का नाम था। हुँ, तो उसके कारण उनको एक स्टार्टिंग एडवांटेज था जो बाकी जो बैंक्स उस टाइम आए उनको नहीं था। हुँ, वो तो सब था, पर मैं कहती हूँ कि उसमें प्लस प्लस फैक्टर भी था, क्योंकि अ, उसमें अधिकतर लोग सिटी बैंक के थे। तो आदित्यपुरी से लेके नीचे तक हाँ, हाँ, लोग सिटी बैंक के थे। उनमें से मेरे कुछ को आप जानती भी होंगी? सभी को ही लगभग जानते ही थे, हाँ, आदित्य ऑनवर्ड्स। हाँ, तो वो इट वाज आल्सो अ बेट ऑन द पीपल, बिकॉज हाँ, बैंकिंग अल्टीमेटली इज अबाउट पीपल कि वो हाँ, लोग कैसे हैं, कैसे रिस्क मैनेज हाँ, करेंगे। खासकर जो उनके रिस्क के हेड थे, हाँ, वो मेरे लास्ट बॉस थे सिटी बैंक में। तो अच्छा, अच्छा, मैंने कहा कि रिस्क कम से कम सेफ हैंड्स में है, तो ये हाँ, लोग इतनी बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं करने वाले हैं। हाँ, तो हाँ, वो सब चीज़ें थी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अमेज़न जैसे हमारा एक और फेमस कॉल है, वो प्योरली नंबर बेस्ड कॉल था। यहाँ थोड़ा आपको पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थी, क्योंकि आप बैंकिंग में भी देखें, आई मीन लोग बोलते हैं कि एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा ने इतना पैसा बना के दिया, पर उस समय कितने, उस समय से लेके कितने लोगों को बैंकिंग लाइसेंस मिले जो डूब गए। आई मीन बिल्कुल, टाइम्स बिल्कुल, बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, सेंटूरियन, इवन येस बैंक फॉर येस दैट बैंक मैटर। को, हाँ, हाँ, हैड हाँ, वेंट थ्रू सच अ बिग हुँ, प्रॉब्लम। तो ये तो मतलब प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में भी कितने बैंक्स को एमलगेमेट करना पड़ा। तो हुँ, बैंकिंग इज़ अ टफ बिजनेस, हुँ, आसान काम नहीं है। हुँ, मतलब आप खाली सर्वाइवर्स और सक्सेसेस को देख रहे हो, जो सफल हो गया आपके सामने हुँ, वही आप एग्जाम्पल रटते रहते हो, लेकिन हुँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप भूल गए हो। तो अभी आर्नोल्ड थक गया या फिर वापस कमबैक करेगा? अभी तो देखते हैं। अभी मतलब अब सी उस समय बैठे हुए भी आप ये नहीं कह सकते थे कि 25 साल एचडीएफसी बैंक इतना अच्छा करेगा। अब मैं कहूँ कि मुझे तब बैठे ये मालूम था, हुँ, ऐसा कि ऐसा ऐसी तो किसी को नहीं पता ऐसा होता। किसी को नहीं मालूम बिल्कुल, होता। किसी के पास वो जादू की छड़ी बिल्कुल, नहीं होती कि मल्टी बिल्कुल, बैगर कौन सा होगा। आदित्य पुरी को भी नहीं मालूम था, जेफ बेजोस को भी नहीं बिल्कुल, मालूम था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप किसी टाइम किसी स्टॉक को रेकमेंड करते हैं, बहुत से बहुत आपके सामने इतना भर हो सकता है कि हाँ ये डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, दुगना हुँ, तिगना हो जाएगा। उसके आगे आप हुँ, कंपाउंडिंग वो आपको देखना पड़ता है। बिकॉज आप कोई भी ये बोले कि हमारे पास ये दूरदृष्टि है, तो अगर ऐसा ही होता तो वॉरेन बफेट का ही आप देख लीजिए। हुँ, वो 2 साल में
अपने जितने स्टॉक्स खरीदते हैं उसमें 85 से 90% स्टॉक्स 2 साल में निकाल देते हैं। तो जब हाँ। खरीदते समय किसी को नहीं मालूम होता कि कौन सा इतना अच्छा करेगा। जो भी आपको ये बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई इन्वेस्टर या फंड मैनेजर नहीं हुआ जिसके, आप सब पिक्स तो छोड़ दीजिए, 50-60% पिक्स भी मल्टी बैगर हुए हैं, ऐसा किसी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये सब भविष्य की बातें हैं। भविष्य किसको मालूम है? तो 3 या 4 ही मल्टीबैगर चाहिए वैसे आपको अपने करियर में। हाँ, वो बात अलग है। हाँ, तो वो तो लेकिन उसमें पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए फिर। जैसे मतलब वॉरेन बफेट भी बोलते हैं ना कि अभी 70 साल जितने भी हो गए उनको इन्वेस्ट करते हुए, कि 1 दर्जन मेरे ऐसे डिसीजंस हैं जिससे मेरा परफॉर्मेंस आया है, उसको निकाल दीजिए तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। और वैसे तो 20 साल में उन्होंने वैसे भी S&P को बीट नहीं किया है, वो अलग बात है। या आप राकेश को देख लीजिए, उन्होंने भी सैकड़ों स्टॉक्स लिए, पैसा तो 3-4 में बना। बिल्कुल, टाइटन, टाइटन, लुपिन, क्रिसिल, लुपिन हाँ, और एक आध और। हाँ, जबकि इतने साल जब उनसे मिलते थे तो बहुत स्टॉक्स की बहुत उन्होंने स्टॉक्स बात की की। बात हुई, बिल्कुल, हाँ। लेकिन एक चीज़ थी राकेश के साथ, एक कन्विक्शन था जिस स्टॉक में उसने बड़ी बेट ली फिर, जैसे टाइटन में मैसिव बेट ली वहाँ पर फिर। हाँ, मतलब बेचा नहीं एक तरह हाँ, से। हाँ, सी वो राकेश पे एक किताब आई थी, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मेरे लिए उन्होंने वो लाइन ऐसे ही लिखी हुई थी उस किताब में, लेकिन मेरे हिसाब से वो किताब का सार वही था हाँ, कि राकेश ने बोला कि मैंने बहुत पैसा बनाया 1989 टू 92 में, 2003 और टू 2007 में, और एक पीरियड और था, 3-4 पीरियड का, 3 पीरियड का उन्होंने नाम लिया कि इसमें बहुत पैसा बनाया। बीच में 5-5 साल ऐसे भी थे जिसमें मैंने कोई पैसा नहीं बनाया। तो वो जो चीज़ है ना, जो आपको मालूम है कि इक्विटी मार्केट में फेजेस रिटर्न, आते हैं, हाँ, रिटर्न हाँ, वॉलेटाइल है, ये हम लोग थ्योरी में हम लोग सबको मालूम है। प्रैक्टिकल लेकिन में, प्रैक्टिस में आप जब मार्केट कहीं नहीं जा रही है या नीचे जा रही है, आप उस समय ये भूले ना कि हाँ, रिटर्न, डिसिप्लिन रखें उस हाँ, कि समय। रिटर्न लंपी होती है। आप देखिए तो 1994 से लेके 2003 तक वो 9 साल का पीरियड था, सेंसेक्स का जीरो रिटर्न था, जीरो। बिल्कुल, बिल्कुल, और इंसिडेंटली दैट वाज आल्सो द पीरियड जिसमें एफआईएस का पैसा आया पहली बार, और हाँ, 9 साल फिर भी मार्केट नहीं चला। हाँ, लेकिन 2003 टू 7 में फिर 6 गुना हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। एक इनका एक स्टॉक का भी एग्जांपल था, क्रिसिल का स्टॉक 10 साल नहीं चला, जब चला तो 2 साल में ही वो 5 या 6 गुना हो हाँ, गया था। वो, लेकिन मैं उसमें किसी को इतना बड़ा क्रेडिट नहीं दूंगी कि आप 10 साल तक बैठे रहें और फिर एक बार वो चले तो आप बोले आई एम राइट। तो हाँ, मतलब दैट इज आल्सो नॉट, हाँ, दैट्स नॉट द राइट वे। दैट्स मतलब नॉट द राइट अप्रोच। स्टॉक्स के लिए बट ओवरऑल एट मार्केट लेवल आपको मतलब मार्केट लेवल में आपको मतलब कई बार वही होता है कि हम्म, आपका अचानक से 2 साल में या हम्म, कुछ ही दिनों में वो हम्म, रिटर्न आ जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब क्रैश का बड़ा डर नहीं हो, हम्म, तब आपको निवेशित रहना चाहिए, जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है। बिल्कुल। मतलब तो 100% इक्विटी एलोकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम्म, जो भी है, क्योंकि अगर आपने ये हम लोगों ने डेटा देखा था कि 40 साल में आप 10 दिन भी मिस कर दें, जो 10 हम्म, बेस्ट दिन हैं, तो हम्म। 2/3 रिटर्न निकल जाता है। देखिए ना मैम, 2003 से 7 की बुल मार्केट एक ऐसी बुल मार्केट थी जिसमें बाय एंड होल्ड करके बड़ा पैसा बना। ये वाली जो बुल मार्केट रही है, इसमें बाय एंड होल्ड पे भी पैसा बना है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पैसा बना है मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। आ, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है इसमें, मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेकर? देखिए, एक तो अब आप मोमेंटम बोल रहे हैं, वैसे वैल्यू वर्सेस ग्रोथ बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, हाँ, तो कोई भी थीम हमेशा रन नहीं करती है, तो इसीलिए आपको कभी नहीं मतलब आपको शादी नहीं कर लेनी चाहिए एक पर्टिकुलर स्टाइल से या एक पर्टिकुलर सेक्टर से हम्म, या एक पर्टिकुलर थीम से, क्योंकि वो सब बदलता रहता है। बाजार का ये नियम है हम्म, कि हमेशा वही देश भी आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, वही एसेट भी आउट परफॉर्म नहीं करेगा, वही सेक्टर भी आउट परफॉर्म नहीं करेगा, वही स्ट्रैटेजी भी आउट परफॉर्म नहीं करेगी। तो आपको हम्म, समय के साथ कुछ ना कुछ बदलाव लाना होता है। प्योर मोमेंटम इन्वेस्टिंग या मैं बोलूँगी या प्योर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड इन्वेस्टिंग इज डेंजरस। एंड इट्स आई डेंजरस। एंड आई स्पीक एज हम लोग के पास 20-25 साल से रिफाइन किए हुए सिस्टम्स हैं। बहुत सारे लोग जो टीवी पे आते हैं, किसी टाइम हम लोग के पास काम किया, वो लोग वही हैं जहाँ हम लोग 15 साल पहले थे, लेकिन जितना भी आप उसको रिफाइन कर लीजिए, उसके सिग्नल बहुत नॉइजी होते हैं। जहाँ टेक्निकल एनालिसिस या ये मोमेंटम हेल्प्स यू इज टाइमिंग ऑफ द ट्रेड दैट यू हैव आइडेंटिफाइड। आपको फंडामेंटली आपने देखा कि ये चीज़ अच्छी लगती है, तो फिर, या बुरी लगती है फॉर दैट मैटर, तो उसका बाय या सेल का टाइम आपको टेक्निकल से पता लगता है कि हाँ, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गया, तो अभी थोड़ा और चलेगा या आप निकल ही जाएं। तो इस तरह की चीज़ में वो हेल्प करता है। या जैसे पिछले साल हम लोग जापान को देख रहे थे कि जापान का लगता है बॉटमिंग के आसपास है,
कंफर्मेशन आ जाए तो ओवरवेट हों, तो वो आया कंफर्मेशन, फिर हम लोग ओवरवेट हुए। अभी चाइना देख रहे हैं, अभी लग रहा है शायद, अभी पक्का नहीं है तो तो देवीना मैम, आपका इतना लंबे जो करियर रहा है उसमें आपकी 3-4 बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या रही हैं और उनके पीछे फिलॉसफी क्या रही है? देखिए, फिलॉसफी तो इवॉल्व होती है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो 3-4 बेस्ट हैं, जैसे मतलब जैसे आपको मेमोरेबल कॉल बोला, HDFC बैंक सबसे मेमोरेबल है, या अमेजोन है। अमेजोन जब $15 पे था, जो स्लेट एडजस्टेड मतलब 75 सेंट पे, आफ्टर द टेक क्रैश, जब पूरा वॉल स्ट्रीट ने बोला था कि ये कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही है। पता नहीं वो लोग क्या देख रहे थे, क्योंकि हम लोग ने तो नंबर्स देखे, तो देखा लास्ट क्वार्टर ऑफ 2000 पहली बार उन्होंने बड़ा कैश फ्लो बनाया था, करीब $250 ऐसा कुछ नंबर था। तो हमें तो लगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी बैंकरप्सी का रिस्क खत्म हो गया है। और उस समय जो पूरा का पूरा वॉल स्ट्रीट, जो किसी समय में बाय 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 होता था अमेजोन पे, सबका सेल था और हमारा स्ट्रॉन्ग बाय था। तो जेफ बेजोस ने हम लोग को ईमेल भी लिखा, थैंक्स फॉर द सपोर्ट बिकॉज आस वाज द ओनली बाय। तो ऐसे तो मतलब आप पिक कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने पैसा काफ़ी बनाया, जो कि गलत ही चुनाव किया स्टॉक का, जो आपने लॉजिक सोची थी वो उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, स्टॉक भी गिर भी गया, आप किसी कारण से निकल नहीं पाए, और उसके बाद वो 100 गुना हो गया। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आखिरी में रिजल्ट क्या निकला और आपका जो डिसीजन मेकिंग या निर्णय का जो प्रक्रिया थी, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोई तो चीज़ आउटकम से प्रोसेस को नहीं जज करिए। आउटकम से प्रोसेस को नहीं जज करना है। तो वो चीज़ आपको हमेशा सोच के रखनी है कि उस समय अगर आप कोई चीज़ को देखते तो वो उस समय का डिसीजन ठीक था कि नहीं था। 100%। जैसे कि आप अभी भी देख लीजिए, जो सारे सक्सेसफुल स्टॉक्स हैं यूएस में, उसमें बहुत सारे, टेस्ला, अमेजॉन, एप्पल, सब कोई ना कोई टाइम ऐसा आया कि वो बैंकरप्सी के करीब थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि जिसने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, मौका था, नहीं इन्वेस्ट किया, तो वो तो बड़ा बेवकूफ़ है। मेटा भी आधा हो गया था लिस्टिंग के बाद एक बार के लिए। हाँ, तो ये एप्पल तो आप समझिए आईपीओ के 17 साल बाद तक जीरो रिटर्न पे था, 20 साल बाद तक भी 3% कंपाउंडिंग दिया था, जिस समय ट्रेजरीज 7-8% देते थे। तो टेस्ला तो कितनी बार बैंकरप्सी के करीब गया, 10 साल कोई रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद 2-3 साल में ऐसा रिटर्न आया कि आपको लगा कि अरे उसमें ही इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रैप करने वाली होती हैं। आप इंडिया में भी देखो, कई बार लोग बोलेंगे कि अरे उसके दादा या दादी ने इन्वेस्ट किया हिंदुस्तान लीवर में या HDFC बैंक में भी, तो देखो कितना पैसा बन गया। आप भूल जाते हैं कि उस समय और कितने स्टॉक्स थे जिसमें इन्वेस्ट कर, हाँ तो जीरो हो गए। आप ओरिजिनल सेंसेक्स लिस्ट देख लीजिए, उसमें सब मफतलाल ग्रुप, JK ग्रुप, सिंधिया ग्रुप, ये दिस प्रीमियर ऑटोमोबाइल, हिंदुस्तान मोटर्स, ऐसे सब स्टॉक्स हैं। और वो भी नहीं कि ऐसा कोई मतलब फ्लाई बाय नाइट कंपनी सी, वो सब। मेरी खुद की मेमोरी 2003 से 7 की अगर मैं देखूं तो जेट एयरवेज था, सुजलोन था, पुंज लॉयड था, GP एसोसिएट शायद निफ्टी का हिस्सा था। था ना, सत्यम था, रिलायंस पावर, रिलायंस, तो वो सब भी चीजें थी। तो वो बिल्कुल और बैंकरप्ट हो गई कंपनियां, फॉरगेट अबाउट कि मतलब रिटर्न नहीं आया। ये तो मतलब कंपनियां ही गायब हो जाती हैं। मैं तो यही बोलती हूँ कि आप अभी जैसे जो स्मॉल कैप का बूम आता है, लोग सोचते हैं कि सभी कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं कहती हूँ कितनी कंपनियां तो शून्य में विलीन हो जाती हैं। आप समझ लीजिए अभी 4100 कंपनीज एक्टिवली ट्रेड करती हैं। टोटल लिस्टिंग आज तक कितनी हुई हैं? बिल्कुल 1990s में तो कई साल थे जिसमें 1200-1300 लिस्टिंग्स हुई। क्योंकि ये थोड़ा सा इक्विटी में एक हमारा ये एक शायद या तो रोमांटिक हो जाते हैं हम इस चीज़ को लेकर कि काश इसमें इन्वेस्ट किया होता, काश आयशर मोटर्स की बुलेट लेने की बजाय उसका शेयर ले लिया होता। हर कोई ऐसे सोचेगा तो फिर तो शेयर भी नहीं चलेगा। नहीं अच्छा। और आपने रोमांटिक की बात की, ये जिस जमाने में अब तो मनी मैनेज करते हैं, पहले जैसे आपको बोला ब्रोकर थे इंस्टीट्यूशंस को, तो मुझे याद है एक बार एक फंड मैनेजर को मैंने कहा था डोंट फॉल इन लव विद योर स्टॉक्स, और उन्होंने बड़ा ड्रीमिली ऊपर देख के बोला था लेकिन प्यार तो हो ही जाता है। मैंने कहा प्यार खाली अपने परिवार और मित्रों से करिए। स्टॉक मार्केट का एक ही ध्येय है कि आपको पैसा कमा के दे, वहाँ को प्यार करने वाली जगह नहीं है। और जैसा आपने बोला, और शादी तो करनी नहीं है स्टॉक के साथ।
प्यार तो खैर, प्यार ही नहीं करना तो शादी तो खैर करनी नहीं है बिल्कुल भी। एक बहुत अच्छी बात बोली आपने, मैं थोड़ा सा सोचा था इसके ऊपर आऊँगा, उससे पहले मैंने थोड़ा आपका मार्केट पे बात कर ली। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जी। आपने कहा कि आपने एक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की कि मुझे बीएससी कार्ड मिल गया। हाँ, मिल गया। तो क्या आप इसमें फर्म बिलीवर हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में, और इसकी पावर बताइए, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मैं 10 साल के बाद यहाँ आऊँगा यार। मैं जैसे, चलिए मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी एक छोटी सी आपको स्टोरी बताऊंगा। पहले आप बताइए कि इसमें क्यों बिलीव करती हैं आप? विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस ऑल्सो। हम्म। कभी किसी विजुअलाइजेशन में होता है कि आप मेडिटेटिव स्टेट पे जाकर आप वो चीज़ देख रहे हैं कि ये तो हो गई, मतलब हम्म। नॉट कि होगी, हम्म। हो गई। हम्म। एंड देयरफॉर आप मन में धन्यवाद भी कर रहे हैं, दिस ग्रैटिट्यूड, दिस थैंकफुलनेस, कि ये हैप्पीनेस कि आपका हो गया ये काम, ये चीज़ आपको मिल गई। तो वो दैट इज़ वेरी पावरफुल। वो बहुत और किसी भी चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और एफर्मेशन भी उसी तरह की चीज़ होती है कि ये हो गया, मतलब। एंड ऑलवेज इन ऑल दीज थिंग्स यू डोंट स्टार्ट विद द नेगेटिव। जैसे आपके सिर में दर्द है तो ये आप नहीं विजुलाइज या एफर्म करेंगे कि मेरे सिर में दर्द नहीं है। आप बोलेंगे मेरा सिर ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अगर आप बोलते हैं सिर में दर्द नहीं है तो आप वो सिर का दर्द ही पे फोकस कर रहे हैं। या आप सपोज आप पे डेट है तो आपको लग रहा है कि मैं कैसे इसको चुकाऊंगा, तो आप बोलेंगे डेट नहीं है, तो वो ठीक नहीं, बिकॉज फिर आप वो डेट पर ही फोकस कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं मेरे जीवन में बहुत कुछ है, अबंडेंस है, बहुत पैसा है मेरे पास। दैट्स द वे टू डू इट। तो हमेशा यही सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव कभी सोचना। नेगेटिव नहीं सोचना है। हाँ, नेगेटिव नहीं सोचना है। हाँ। नेगेटिव सोच के तो अगर आज की है भी अगर लाइफ में कुछ नेगेटिव और आप उस पर फोकस कर रहे हैं तो फिर तो हाँ। लाइफ वैसे ही जाएगी। हाँ। और इसीलिए मैं बोलती हूँ एक संक कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है। हाँ। कि आपने अभी तक जो खो दिया, चाहे वो हाँ। पैसा हो चाहे टाइम हो, हाँ। कि आपने मतलब किसी चीज़ में हाँ। बड़ा पैसा खो दिया, हाँ। या आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत साल लगा दिए, दशक भी लगा दिए, और हाँ। अब आप बैठ के खाली सोचते रहे कि मेरा तो इतना पैसा चला गया, या मेरे इतना टाइम चला गया उस इतना टाइम रिलेशनशिप में। चला गया, तो आप बाकी का टाइम भी खराब कर रहे हैं ना। अपना जो लाइफ का बाकी बचा है वो भी खराब कर रहे तो हैं। मैंने अगर पिछले लाइफ के 15 साल किसी चीज़ में लगा दिए हाँ और अगर उससे आउटकम अच्छा नहीं आया, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। हाँ, उसके बारे में नहीं, वो संक कॉस्ट है, वो गया, वो तो गया। अब आपको सोचना है कि अब मैं आज अपना समय या अपना पैसा या अपना फोकस कहाँ लगाऊं। अगले 15 साल के लिए हाँ, कहाँ लगाऊंगा, कहाँ है ना? लगाऊं। अब हाँ। वो जो गया वो तो चला ही गया। तो वो हाँ। मुझे एक बार, वो तो मार्केट की ही बात थी, उसी हाँ। से मुझे ये बात, मतलब संक कॉस्ट तो खैर एमबीए में भी पढ़ाया जाता है। हाँ। हाँ। बट मेरे एक मतलब मैं उनको बड़ा भाई समझती हूँ। हाँ। कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले की बात है, उनकी वाइफ ने काफ़ी बड़ा लॉस किया मार्केट में। हाँ। बोलते हैं अब मैं इस पे सोचता रहूं, हाँ। इस पे परेशान हूँ, हाँ। और फिर उससे लड़ाई भी करूँ, हाँ। तो उससे मेरा पैसा तो वापस नहीं आ रहा है, हाँ। उससे मैं अपना लॉस बढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल। घर की शांति भी भंग की, अपनी मानसिक शांति भी भंग की। तो अब तो वो लॉस तो हो गया, उसको भूल जाओ। अब कम से कम उसका लॉस को और कंपाउंड मत करो। नहीं नहीं, एक होता है मॉनेटरी लॉस, एक होता है पर्सनल लॉस। हाँ जी। मॉनेटरी लॉस में तो चलो ठीक है, कह सकते हैं आप। पर्सनल लॉस में भी क्या यही फिर फिलॉसफी रखनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, वही बोल रहे हैं ना, कि नहीं तो आप आपने आगे के साल खराब कर रहे हो ना, कि ये सोच के कि मेरा ये टाइम खराब गुजरा, आप और टाइम खराब कर रहे हो उसके ऊपर। ओके, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिसमें मैंने कहा कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जब मैंने सीएनबीसी ज्वाइन किया था तो मैंने अपने दोस्त के साथ बैठ के बोला था कि एक दिन मैं मैनेजिंग एडिटर बनूंगा, और ये मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया था। और मैं मतलब जिस दिन बना था तो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, वो जो मैंने शायद उस दिन सोचा था वो आज सच हुआ है। तो मैं भी इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ। आपने बोला कि एक इस चीज़ पर कि अगले 15 साल के बारे में सोचिए। ग्रैटिट्यूड की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? क्या चाहे अच्छा हो या ख़राब हो, आप हमेशा उन चीज़ पर फोकस करती हैं जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, और बिल्कुल। उसके लिए ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड की क्या हाँ इंपॉर्टेंस? बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड की, या आप बोलिए काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में बहुत परेशानियाँ आती हैं, आप परेशानी पे ही फोकस रहोगे तो आप ये नहीं देख रहे हो कि हम और आप हैं, घर में आपके कोई ना कोई परिवार है या आपके मित्रगण हैं जो आपको चाहते हैं, आपके पास घर है सबसे पहले। दुनिया में कितने लोगों के पास घर नहीं है, आप बिल्कुल। जो खाना पीना चाहते हो वो खा पी सकते हो, आप ये प्रोग्राम शायद स्मार्टफोन पे देख रहे हो। तो आप सोचिए दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो आपको तो कितनी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको हमेशा थैंक यू कहना है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है, हमेशा धन्यवाद कहना है।
तो वो तो आप लाइफ में देखो तो आपका मतलब आपको पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हवा मिल रही है, यहीं से आप शुरू कर सकते हो। आप अपने पूरे शरीर को देखिए तो शरीर में कितने सारे सिस्टम हैं जो 24/7 काम करते हैं, आपका 100 बिना इस बारे में सोचे हुए। एग्जैक्टली exactly. मेरी उंगली की सर्जरी हुई करीब एक महीने पहले, 15 मतलब कुछ 2-3 हफ्ते पहले। अब मुझे रियलाइज हुआ एक छोटी सी इस उंगली की कितनी वैल्यू, जो चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं लाइफ में कि चलती रहेंगी नॉर्मली, वो हल्की सी डिस्टर्ब हो जाए तो एकदम से हाँ, लाइफ तो पलट जाती है। मैंने एक एक ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम किया था बॉडी का। हाँ। 28 दिन वो बॉडी का एक एक सिस्टम क्या क्या काम करता है, एक एक ऑर्गन क्या क्या काम करता है, और हम्म, उसके लिए उसको थैंक करने का। हम्म, तो वो समझ में आया कि इतनी चीज़ें आप सोचते भी नहीं हो कि बॉडी कितने फंक्शंस कर रही है। ये चीज़ें मार्केट में भी हेल्प करती हैं क्या, थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखना और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचना? हाँ, पॉजिटिवली सोचना। पॉजिटिवली सोचने का मतलब ये नहीं कि आप अपना दिमाग बंद कर लें और बोले कि जो मैंने स्टॉक खरीदा है वो वही अच्छा ही हाँ हाँ हाँ, करेगा। नहीं नहीं बिल्कुल वो हाँ। वो मतलब नहीं है। हाँ तो हाँ। आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना है, हम्म, और वही कि आप जो पीछे बीत गया उसमें नहीं फंस के रह जाइए कि हम्म, मैंने तब ये सोचा था कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, मुझे उसमें बिल्कुल हाई कन्विक्शन। ये भी एक, हम्म, मैं बोलूँ तो बड़ा ट्रैप है। हाई कन्विक्शन हम्म, है तो मैं रखे रहूँगा या रखे रहूँगी, चाहे हम्म, वो गिर गया है मैं और खरीद लूँ नीचे। तो ये सब चीज़, दिस इज नॉट व्हाट आई मीन। तो हम्म, मतलब वो gratitude is overall ki yes, my portfolio is doing well, as I said, ki it doesn't have to come from that particular stock. See, हम्म, any of these goal visualization, you realize it doesn't have to come the way you think it will come. So जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं अपने बॉस से इंक्रीमेंट मांगने, अब आप विजुलाइज कर रहे हैं कि हाँ बॉस ने मुझे इंक्रीमेंट दे दिया, हम्म, बट आपका एक्चुअल अगर आप सोचें तो वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, वो कहीं और बिल्कुल से भी आ सकता है। बिल्कुल। तो आप जो आपका आखिरी का ऑब्जेक्टिव है आप वो सोचिए, हम्म, और हो सकता है वो मतलब जो विश्व की शक्तियां हैं वो आपको कहीं और से वो चीज़ ला के दें। पावर ऑफ यूनिवर्स। हाँ, तो हाँ जैसे मतलब ये बीएससी कार्ड था, पहले मैं विजुलाइज़ कर रही थी कि इंटरव्यू में इतने मार्क्स आएँगे, ये आएँगे, हाँ, वो आएँगे। देन आई रियलाइज़ कि ये तो नहीं है, अपने को तो खाली बीएससी कार्ड चाहिए ना। हम्म, उस लिस्ट पे टॉप भी नहीं करना है। हम्म, वो 71 लोगों में उसमें मेरा नंबर 69 था, हम्म, बट मुझे तो उसमें खाली कट ऑफ के ऊपर जाना था ना। हाँ हाँ, तो इसलिए आप उस पर फ़ोकस रखिए कि एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है। बिल्कुल। और बिल्कुल सही बोला आपने। वैसे अप्रेजल टाइम चल रहा है अभी तो पता नहीं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में बिलीव करते हैं और शायद एक पॉजिटिव ही निकल कर आए यहाँ से। एक चीज़ जो मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, ये जो आपने इतनी बातें की, आपकी लाइफ में कोई मेंटर है क्या, कोई लाइफ कोच है क्या, और उसकी कोई वैल्यू होती है लाइफ में क्या, आपकी लाइफ में है उस चीज़ की वैल्यू? मैं तो बोलूँगी किताबें हैं। ओके। मतलब ऐसा मोर देन एनी पर्टिकुलर पर्सन से भी कभी कभी कोई चीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे जो बड़े भाई समान हैं उनसे ये चीज़ सीखी, ऐसे तो हाँ आप सीखते हैं। हाँ, और स्कूल कॉलेज आईआईएम हम्म, में बहुत सारे हम्म, गुरु रहे। हम्म, अभी मैं देखूं किताबों में तो सबसे बड़े गुरु मेरे लिए डैनियल कहनामान रहे, बिकॉज वो जो वैल्यूएशन वगैरह समझना तो एक चीज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कि आपका दिमाग ही कहाँ आपको मिसलीड करेगा, हम्म, वो चीज़ समझने में। वो और भी लोगों की किताबें पढ़ी, बट सबसे ज़्यादा डैनियल kahneman। बट मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि आप चाहे किसी को गुरु माने या किताबों को ही माने, हम्म, आप किसी का भी कोई भी चीज़ पढ़ के ऐसा नहीं कि 100% वो ठीक ही है और उसको आपने घोल के पी लिया। ओके। हमेशा उस चीज़ को क्वेश्चन भी करिए कि ये क्या सचमुच में ऐसा होता है, क्या मेरे एक्सपीरियंस में मैं इसको देखूं तो ये बात सही है, ये मेरे अनुभव में ऐसा ही होता है कि कुछ और होता है। हम्म, तो जैसे कि जब मैंने 90s में शुरू किया तो वो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी होती थी कि बाज़ार में जो भाव है वही सही भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी अमेरिका की। पर मैंने कहा कि अगर वहीं तो अपॉर्चुनिटी है, हाँ, वहीं तो अपॉर्चुनिटी है हाँ, अगर नहीं उसके। मतलब नॉट ओनली दैट, हाँ अगर आप देखें तो किसी भी स्टॉक का एक क्वार्टर में भाव 50% इधर का उधर हो जाता है, तो वो प्राइस एफिशिएंट था 50% नीचे वाला, या हाँ ये प्राइस एफिशिएंट है, नया हाँ न्यूज़ नहीं आई है कोई, फिर भी हो हाँ जाता है। हाँ, तो अगर आप उस समय वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता था कि ये बीटा है, ये है, वो है, बट आप कैलकुलेट करें तो बीटा हर स्टॉक का हर पीरियड में अलग ही अलग होता है, तो कौन सा बीटा करेक्ट है। तो ये सब चीज़ें, मतलब आप सब चीज़ को क्वेश्चन करिए। मैं हमेशा अपने एनालिस्ट को बोलती हूँ कि अगर
मुझे तुम फार्मूला का डेरिवेशन नहीं बता सकते तो वो फार्मूला मत यूज़ करो, बिकॉज फिर तुमको समझ में नहीं आया कि वो फार्मूला कर क्या रहा है। और आप मॉडल कोई बना रहे हो तो उसके एजम्पशंस क्या हैं, उसके लिमिटेशन क्या हैं, आपको वो समझना है। नहीं तो आप एक चीज़ के, एक फाउंडेशन के ऊपर आप बड़ा बड़ा महल बना दोगे पर आप समझे ही नहीं कि उसमें क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो देवना मैम, आपने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में, अब आप क्या विजुअलाइज कर रही हैं अगले 10-15 साल के लिए? आपको क्या अपने अपने लिए क्या विजुअलाइजेशन है आपके लिए? देखिए, एक तो है कि ये सबसे अच्छी बात इस करियर की जो मुझे लगती है कि वो 30-35 साल बाद भी आप हर दिन कुछ सीखते हैं। नया आप सीखने को ये मिलता नहीं है। कह सकते कि मुझे सब आ गया, अब मुझे मार्केट आती है, अब मुझे मालूम है क्या होगा। हाँ, वो स्थिति ना है ना कभी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। वो सबसे एक्साइटिंग चीज़ रहती है। तो बिजनेस भी बहुत इवॉल्व किया, जैसे कि आपको बोला कि पहले तो ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड थी, फिर अब एसेट मैनेजमेंट है। एसेट मैनेजमेंट में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाला सिस्टम है, जो कि एक नया स्टेप था। ग्लोबलाइजिंग वाज अ न्यू स्टेप। 25 साल पहले 1999 में इंडिया तो छोड़िए, एशिया में भी किसी फर्म ने नहीं सोचा था कि हम लोग यूएस और यूके और ये सब जगह जाएं, मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडी। तो वो तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट मेरे लिए हमेशा रहता है कि कैन आई डू अ गुड जॉब, मैं इसका अच्छा कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। ग्लोबलाइजिंग में से नंबर 1 थे, सबसे पहले थे। तब लोगों ने सोचा कि नहीं हो सकता, वो किया। पीएमएस लॉन्च करने में एक तरह से आखिरी में लॉन्च किया, 20 साल पीएमएस लाइसेंस होते हुए नहीं लॉन्च किया, क्योंकि था कि ये ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी रहे। तो वो जब विद द सिस्टम आई तो तब किया। तो अभी तो मतलब एसेट मैनेजमेंट में तो आप सोचिए, तो अभी तो स्टार्टिंग ही है, बहुत लंबा उसमें है। ये आपने जो पॉइंट बोला है, मैं थोड़ा सा अब इसके ऊपर आना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट पार्ट है अब हमारे शो का। भारत में पिछले 3 साल में बहुत बड़ा जंप आया है। एसेट मैनेजमेंट की आपने बात की, ऑलमोस्ट हर कोई अब इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड के साइजेस देखिए आप किस तरीके से बढ़ जी। रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के साइजेस देखिए। क्या ये हम उसी फेज में जा रहे हैं जो यूएस करीब 30-40 साल पहले था, या जापान जो था? क्या हमारी मार्केट अब उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, और क्या इस तरीके के सेक्टर्स फिर जो फाइनेंशियलाइजेशन वाले हैं वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से? देखिए, ओवर टाइम तो बढ़ेगा ही इन्वेस्टमेंट। और जापान का एग्जांपल तो मत ही दीजिए कि 30 नहीं साल वो नहीं मार्केट नहीं, मैं कहीं मैं, नहीं मैं गई। उस वाले फेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो फेज आया था हाँ जिसमें बहुत शानदार ग्रोथ रही थी। हाँ, नहीं तो वो तो उसके बाद वही बोल रहे हो, हाँ, शानदार ग्रोथ के बाद 30 साल हाँ, कहीं नहीं गया। मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया। बट कई लोग मानते हैं कि ऐसा रिस्क है इंडिया में भी कि बहुत अगले 10-15 साल मैसिव ग्रोथ रहे उसके मार्केट में, उसके बाद शायद कुछ सालों तक कहीं ना जाए। इतना भविष्य किसी ने नहीं देखा, नहीं इसीलिए देखा। मैं तो कभी 1 साल का प्रिडिक्शन भी नहीं देती हूँ, कभी नहीं। हाँ। और वो और मैं तो 30 साल से नहीं देती हूँ। पिछले साल डैनियल कानामान की बुक पढ़ी थी, तो उसमें उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस। हाँ। कि जो चीज़ आपको यही नहीं कि नहीं मालूम है, मालूम हो भी नहीं सकती है, हाँ। उसके बारे में कॉन्फिडेंस से बोलना, उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। हाँ। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत का एक पूरा दशक रहा, जैसे पहले की हम लोग बात कर रहे थे वो 94 टू 2003, वैसा एक 2010 से 20 का दशक रहा, जब आपको रिटर्न नहीं मिली। 10 साल में आपका 100 रुपये खाली 230 रुपये हुआ, जो लगभग एफडी में भी हो जाता। हाँ। जबकि आप 1980 में जैसे देखें तो 100 रुपये 10 साल में 700 हुआ। तो इतना बड़ा गैप, वो 2010 और 20 का जो अंडर परफॉर्मेंस था, उतना बड़ा गैप वहाँ क्रिएट हुआ, उसके कारण मार्केट चल रहा है। आप उसके लिए कारण देख रहे हैं वो अलग बात है। जैसे जहाँ तक ये है कि ज़्यादा सेविंग्स आएंगी ओवर टाइम इनटू मार्केट्स, वो तो होगा, बट वही बात नहीं है। बेसिक है कि मार्केट ट्रेंड लाइन से बहुत नीचे चला एक पूरा दशक, तो अब आपके पास रूम है थोड़ा चलने का। अब वो कहाँ तक चलता है, कब तक चलता है, वो तो अनफोल्ड होगा तो देखेंगे, क्योंकि जैसे कहा मैंने, भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है। तो यही एक फंडामेंटल चीज़ है मार्केट की, कि आप कोई भी चीज़ 100% इससे नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से। आप 2020 के बिगनिंग में ही देख लीजिए, किसको मालूम था कि हमारी लाइफ ऐसे हो होटल, जाएगी। ट्रैवल, रिटेल सब जीरो हो जाएगा। और अगर मैं आपको बोलती कि वो जीरो हो जाएगा, तो क्या आप बोल सकते थे कि बुल रन आएगा? वो भी एक बात है ना। तो हम लोग बिल्कुल। पीछे देखते हैं तो हम लोग को हर चीज़ के लिए कारण मिल जाता है। वो एक किताब है, एवरीथिंग इज ऑब्वियस वंस यू नो द आंसर। हाँ, हाइंडसाइट इज 2020। फोरसाइट चाहिए हमको 2020, वो शायद होगी नहीं। तो खैर,
फ्यूचर पता नहीं किसी को, पास के बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है, तो प्रेजेंट में जिए, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल देवीना मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, 1 घंटा कैसे निकला पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू अनुज।